बहुत समय पहले आनंद गांव अपनी खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गलियों में ताजे खाने की खुशबू फैल जाती थी। इस गांव में सौरभ नाम का एक छोले पूरी वाला था, जिसकी दुकान पूरे इलाके में सबसे ज्यादा चलती थी। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है, लेकिन सच ये था कि उसके दिल में इंसानियत कम और लालच ज्यादा था। आओ भैया आओ, आज के ताजे छोले पूरी खाओ। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन वह हर चीज नाप तौल कर देता था। भैया एक पूरी और दे दो। पैसे दोगे तो मिलेगा। लोग स्वाद के कारण सह लेते थे, लेकिन दिल से कोई उसे पसंद नहीं करता था। सौरभ के पीछे गांव के प्रधान भूपेंद्र का हाथ था, जो उससे भी ज्यादा चालाक और लालची था। लोग आपस में मिलकर कहते, ये दोनों मिलकर गांव वालों का हक खा रहे हैं। उधर सुंदरपुर गांव में मिथिलेश अपने परिवार के साथ मुश्किल जिंदगी जी रहा था। हम कब तक ऐसे ही कर्ज में डूबे रहेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूं, सब ठीक होगा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और एक दिन सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे। क्यों सेठ जी? अब हम और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। तुमने 2 महीनों से किराया भी नहीं दिया है। ही सेठ जी, हम 2-3 दिनों के अंदर आपका किराया चुका देंगे। नहीं, तुम लोग जल्दी घर खाली करो। धन्यवाद सेठ जी, आपने मुश्किल समय में मदद की थी। इतना कहकर मिथिलेश अपने परिवार के साथ अनजान रास्तों पर निकल पड़ा, बिना मंजिल के। धूप तेज थी, बच्चा थक चुका था और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? जहां किस्मत ले जाए बेटा। कई घंटों बाद वे आनंद गांव पहुंचे। भैया, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? अरे भाई साहब, आप तो इस गांव में नए लग रहे हो। प्रधान के पास जाओ, वहां आपको रहने की जगह मिल सकती है। वह दोनों प्रधान जी के घर गए। क्या हमें यहाँ रहने के लिए घर मिल सकता है क्यों नहीं? और इस तरह प्रधान भूपेंद्र ने उन्हें सरकारी जमीन पर रहने की अनुमति दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश वहां से बस इतना कहकर सरकारी जमीन पर आता है और मिथिलेश ने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। रात को भूखे सोते हुए उसने एक फैसला लिया। हम भी छोले पूरी का काम करेंगे। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन उसके पास मेहनत सबसे बड़ा पैसा है। अगले दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगी और लोग आने लगे। लेकिन पूरा गांव जानता था प्रधान और उसके साले की करतूतें। उसका साला आए दिन लोगों का साथ बदतमीजी से बातें करता और पुरियां भी दिनों दिन उसके लालच की तरह छोटी होते जाती थीं। अरे भाई, अच्छा किया जो तुमने यहाँ पर अपना दुकान लगा लिया। सौरभ तो बड़े बदतमीजी से बातें करता है और उसकी हाइट के जैसे उसका पुरियां भी छोटे होते जाती है। भाई, मैंने एक बार तो उससे एक्स्ट्रा छोले क्या मांगे, उसने तो 10 रुपए ही जोड़ लिए। अरे यहाँ आप लोगों के लिए थोड़े से छोले, एक पूरी ये तो एक्स्ट्रा मिलती जाएगा। इससे हमें क्या ही घाटा हो जाएगा। ऐसे ही मिथिलेश लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। कुछ दिनों में उसकी दुकान चल पड़ता है और पूरा गांव उसी के पास खाने आया करता था। और नहीं उधर सौरभ का भी दुकान कम चलने लगा। इस बंदे को जगह क्या दी? उसने तो मेरा धंधा ही मार दिया। लगता है जीजा से बात करना ही पड़ेगा। उसके बाद सौरभ तुरंत प्रधान के घर चला जाता है। ओ जीजा जी, कहाँ हो आप? क्या हुआ सौरभ, क्यों चिल्ला रहे हो अचानक? क्या दिक्कत आ पड़ी, बताओ। ये आपने ठीक नहीं किया जीजा जी। आपने मेरा धंधा बंद करने का सोचा कैसे? क्या हुआ बताओ तो सही। आपने उसको जगह दिया, ये ठीक था। अब उसने मेरे जैसे ही छोले पूरी का अपना दुकान लगा लिया और बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिला रहा है, जिससे लोग उसी के पास खाने जा रहे हैं। बाहर का एक आदमी हमारे गांव में आकर इतना अमीर हो जाए, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सुना मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है यह सब, पर क्या करें, हमारे हाथों में क्या है।
जिसका व्यापार है वह कर रहा है। इतने सीधे मत बनो जीजा जी। उसे अल्पेश की जमीन और घर तुम ही हड़पे थे, याद नहीं तुमको? मुझे कुछ नहीं पता, उसको इस गांव से निकालो तुम। उसका कुछ करो, वरना मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे तुम्हारे दीदी तक बात क्यों ला रहे हो? संभालता हूं ना सब कुछ। तो कल ही चलते हैं और उसको निकाल कर आएंगे। बहुत पैसे कमा लिए उसने, अब और नहीं। अब और उसका खेल खत्म होगा। मिथिलेश अपने दुकान पर ग्राहकों को संभाल रहा था। लोग बड़े चाव से छोले पूरी खा रहे थे। बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो और मेरे पास पैसे नहीं है। अरे काका, आप खाओ ना। हमारी भी कभी ऐसी स्थिति थी। आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मिथिलेश ऐसे ही लोगों को खाना खिलाया करता था। भाग्यवान, मैं बाजार जा रहा हूं, आलू लेके आऊंगा। दोपहर को बहुत भीड़ होगी। ठीक है, जाइए, जल्दी आना, ग्राहकों की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। अच्छा भगवान, मैं चलता हूं फिर। उसके बाद मिथिलेश अपना बाजार करने के लिए चला जाता है। चलिए ठीक है, अब मुझे ही दुकान संभालना पड़ेगा। तभी अचानक से वहां पर एक आदमी यहाँ धमकता है। बहन जी, मुझे छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। दूसरे गांव के जमींदार के प्यादे मेरा पीछा कर रहे हैं। कृपया मुझे थोड़ी पनाह दीजिए। आपने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वो आपके पीछे हैं? वो बहुत लंबी कहानी है। पहले मुझे छिपने की जगह दीजिए, वो आते ही होंगे। अच्छा कोई ना, वो जब तक आपको ढूंढ रहे हैं आप हमारे यहाँ छोटे से घर में रह सकते हो। हम इस गांव के नहीं हैं, तो हमारे घर पर कोई भी देखने नहीं आएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो अनजान आदमी उनके घर में छिप जाता है। तभी कुछ समय बीतने के बाद प्रधान और सौरभ मिथिलेश के पास आ जाते हैं। अरे प्रधान जी, सौरभ, आप दोनों यहाँ पर। मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि तुम दोनों मेरे यहाँ पर खाने आ गए हो। अरे चुप बुड़बक, हम खाना खाने नहीं, बात करना है। क्या बात है प्रधान जी? जो बात करने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ा। तुम्हें यह घर और जगह खाली करना होगा। पर प्रधान जी, आपने ही तो मुझे यहाँ रहने दिया था। रहने दिया था, पर पूरे जीवन के लिए नहीं। इतने दिन तुमने फायदा उठाया, अब मेरी जगह मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं प्रधान जी, ये जगह मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप इसके बदले पैसे ले लीजिए, पर हमें यहीं रहने दीजिए। अरे नहीं, वैसा नहीं होगा मिथिलेश, हमें जगह चाहिए। तुम अपना इंतजाम देखो। ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी ये सरकारी जमीन है। अगर सरकार कभी कहेगी तभी मैं यहां से जाऊंगा। तुम देख रहे हो मिथिलेश, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। गांव में सरकार और सब कुछ हम ही है। सुनो, मैं प्यार से कह रहा हूं, जगह छोड़ दो वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे तुम नए हो इसलिए तुमको नहीं पता। गांव वालों को पूछ लेना हमारे बारे में। जो भी हमारे खिलाफ जाता है उसका क्या असर होता है। ऐसे भी तुम्हारे वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा है। तुमको तो यहां से कुछ भी करके निकलेंगे। ऐसे ही दोनों ही मिथिलेश को धमकी देकर चले जाते हैं। अरे यह प्रधान और सौरभ क्यों आए थे आपके पास? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया भाग्यवान। उन्होंने घर छोड़ने को कहा है। ये क्या कह रहे हैं? अब क्या होगा? मैंने गांव वालों से सुना है वो प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। बेवजह लोगों का घर और जमीन हड़प लेता है। अगर कुछ गलत कर दिया तो। वही सोच रहा हूं भाग्यवान। देखते हैं क्या किया जा सकता है। अरे ये कौन है भगवान जिसे तुमने घर में रखा हुआ है? अरे यह किसी से छुपाते हुए हमारे घर पर आश्रय लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया नहीं कि यह कौन है। जी, मेरा नाम जगदीश है और मैं एक डाकू हूँ। मुझे लोगों पर अत्याचार बिल्कुल ही पसंद नहीं। और हाँ, दूसरे गांव के एक सेट नहीं, एक आदमी पर अत्याचार किया था, जिसके कारण मैंने उसका सारा धन लूट लिया था, जिसके कारण ही उसके आदमी मेरे पीछे थे। हाँ जगदीश डाकू, मैं आपके बारे में बहुत सुना है। आप लोगों के बहुत मदद करते हो और उन लोगों को सजा देते हो जो गलत काम करते हैं। हाँ, सब काम तो नहीं, पर मुझसे जो बन पाता है वो मैं जरूर करता हूँ। आज आपने मेरी बहुत मदद की।
अगर आपको कौन सी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। उसकी और दोनों ही पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अब आपस में क्या बात कर रहे हो? अगर आपको कुछ परेशानी है तो खुलकर बोलिए मुझे। अरे क्या है कि गांव के जो भूपेंद्र प्रधान जी हैं, हमको धमकी दिया है कि कल तक हम अपना यह जगह खाली कर ले, वरना हुआ हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। अगर आप इस बारे में कुछ कर सके तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा। क्या सच में अगर ऐसा हुआ तो हम आराम से अपना जिंदगी बिता सकेंगे। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें कोई यहां से ना निकले। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। पर तुमको कुछ और जरूरत पड़े तो मैं पास वाली जंगल में रहता हूं। कौवे की आवाज निकालना मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग आए हो। ऐसे ही अगले दिन ही सुबह सुबह सौरभ मिथिलेश के घर आता है। बचा लो मेरे जीजा को बचा लो। क्यों? क्या हुआ भाई? गांव के प्रधान जो मेरे जीजा हैं, उनको कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे भी धमकाया है कि अगर मैं तुम्हारे दुकान या तुम्हारे घर की तरफ नजर रखेगा तो मेरा भी वह बुरा हाल करेंगे। ठीक है, प्रधान को हम लाएंगे। गांव में जो तुम अपने मनमानी की चला कर रखे हो वह सब बंद करना पड़ेगा। हम अब तुम्हारे किसी सामान पर लालच नहीं करेंगे। तुम अपने सुखी संसार में खुश रहो। बस एक विनती है, मेरे जीजाजी को वापस ले आओ। ठीक है, आप घर चले जाइए, हम आपके जीजा को लेकर आ जाएंगे। उसके बाद मिथिलेश और उसकी पत्नी पास के जंगल अंदर चले जाते हैं। वो लोग वहां जाकर खाओ की आवाज निकालते हैं। अरे, इतने बार कौवे की आवाज? लगता है ये वही दीदी होगी जिसने मेरी इतनी मदद की थी। डाकू ने अपने साथियों को उनको लाने के लिए भेजता है। वो लोग आते हैं और देखते हैं कि इधर प्रधान जी डाकुओं की कैद में होते हैं। काफी डरे हुए होते हैं। कहो बहन, आप यहाँ कैसे? क्या फिर से किसी ने आपको परेशान किया? नहीं भाई, हम यहाँ प्रधान जी को छुड़ाने आए हैं। सौरभ हमारे घर आए थे और अपनी गलती मान ली है। हम चाहते हैं कि अब सब कुछ शांत हो जाए। हाँ भाई, इन्हें छोड़ दीजिए। ये समझ चुके हैं कि दूसरों का बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है। सुना आपने प्रधान जी, जिन्हें आप आज घर से बेघर करना चाहते थे, वही आज आपकी जान बचाने आए हैं। उसके बाद डाकू कहता है, उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे माफ कर। लोभ और अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे समझ आ गया है कि असली धन पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। प्रधान जी, जो बीत गया सो बीत गया। अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। उसके बाद वो लोग अपने घर चले आते हैं और इधर प्रधान और सौरभ का लालच और उनका अहंकार टूट चुका था और उधर खुशी खुशी मिथिलेश और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है।